नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। जब जब चुनाव आता है तब तब नेताओं की बयानबाजी तेज हो जाती है। नेताओं के उन्हीं बयानों से सवाल भी खड़े होते हैं और विवाद भी। इस वक्त जब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है तो एक बयान चर्चा में है। बयान चुनाव को लेकर है। जिस इंडिया गठबंधन के नेता अब तक ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो अब ये कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत में आखिरी चुनाव होगा। तो सवाल है, ये वाकई आखिरी चुनाव है या फिर इंडिया गठबंधन का आखिरी दाव है? ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। वास्तव में आखिरी चुनाव हो गया, आगे चुनाव होगा नहीं। बीजेपी अपने शासन का दुरुपयोग कर रहा है। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है? नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है। शब्द शब्द में घनघोर आशंका है, हताशा है, निराशा है, बेचैनी है, भ्रम है, डर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजतंत्र में तब्दील करने की डरावनी भविष्यवाणी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान के रूस में बदलने की साजिश का दावा कर रहे हैं। तो महज 12 बरस पुरानी आम आदमी पार्टी को लगता है कि भारत किम जोंग उनका देश उत्तर कोरिया बनने वाला है। आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। इसके बाद नो चुनाव। किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह देश की जड़ पर चोट का पुख्ता शब्दों में अंदेशा जताया जा रहा है, उससे लोगों के मन में सवाल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये आखिरी चुनाव है? क्या जानबूझकर चुनाव वाला भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या ये इंडिया गठबंधन का अंतिम चुनावी दांव है? इन सियासी सवालों की व्याख्या करेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आशंका ओडिशा में जताई थी, उसे अगले दिन दिल्ली में आकार दिया उदित राज सरीखे नेताओं ने। और वास्तव में आखिरी चुनाव हो गया, आगे चुनाव होगा नहीं। और वैसे तो चुनाव चीन में भी होता है और रूस में भी होता है, पार्टियां वहाँ भी हैं, लेकिन वो नाम मात्र के हैं। तो नाम मात्र का जनतंत्र भारत में भी रह जाएगा अगर दोबारा मोदी जी चुन करके आते हैं। कांग्रेस नेताओं के इस सनसनीखेज आरोप का जवाब देने के लिए बीजेपी की फौज मैदान में उतरी। पार्टी प्रवक्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सबने कांग्रेस पर उससे भी सख्त शब्दों में पलटवार करना शुरू कर दिया। इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। खड़गे जी, यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। इस ढंग के दुष्प्रचार से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं गिरने वाली है। जब लोकतंत्र पर सर्वदलीय बहस हो रही थी, तभी कांग्रेस ने अपना ईवीएम वाला हथियार निकाला और चुनाव आयोग के जरिए सरकार की नीयत को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएगी कांग्रेस में? देखिए, अगर मशीन नहीं रही तो 10 से 15, और मशीन रही तो फिर आप समझ सकते हो क्या होगा। अपनी सुविधा अनुसार ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात करती है, तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए, ना जनता से।
ईवीएम में गड़बड़ी वाले इल्जामों के बीच लास्ट इलेक्शन वाले आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, उसे सियासी नजरिए से समझिए जरा। दरअसल इसके पीछे की पहली वजह है बीजेपी की स्ट्रेटजी, दूसरी वजह है मोदी मैजिक, तीसरी वजह है इंडिया गठबंधन में दरार और चौथी वजह है भ्रष्टाचार में फंसा विपक्ष। बीजेपी की सटीक रणनीति के आगे विरोधियों के ध्वस्त होने का यह नया साक्ष्य है जो चंडीगढ़ से आया। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। बीजेपी के खिलाफ पहली दफा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर 20 सदस्य थे, जबकि बीजेपी, अकाली दल और चंडीगढ़ के सांसद को मिलाकर 16 सदस्य। वोटिंग हुई तो इंडिया गठबंधन को सिर्फ 12 वोट मिले, बीजेपी को 16 और 8 वोट अवैध हुए। ऐसे में बीजेपी का नेता चंडीगढ़ का मेयर बन गया। जो वोटें हमें हुई हैं हमारे काम को देख के हुई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है यार। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे इल्जाम है कि जानबूझकर वोट को अवैध किया गया, तो बीजेपी इसे इंडिया गठबंधन की विफलता का नया स्मारक बता रही है। क्या बेईमानी की? आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और वहां से कांग्रेस के पार्षद हिलना चालू हो गए। दोष हमारा है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में बीजेपी की ये दूसरी रणनीतिक जीत, क्योंकि चंडीगढ़ एपिसोड से ठीक 2 रोज पहले पटना में पलटीबाजी हुई। तब इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार छिटक कर मोदी के साथ खड़े हो गए। इतना ही नहीं, हृदय परिवर्तन होते ही नीतीश के लेफ्टिनेंट ने ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले, जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। इस पर जयराम रमेश ने पलटवार की। उन्होंने कहा, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह कर संविधान स्थापित किया और समाज को छुआछूत के दंश से निजात दिलाई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करने वालों के मन में भी छुआछूत का भाव मौजूद है। केसी त्यागी को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नीतीश के छिटकने के बाद ही इंडिया गठबंधन में गांठें खत्म नहीं हुई। अब किसके साथ कहां पेच फंसा है वो बताएंगे, मगर उससे पहले बीजेपी की स्ट्रेटजी को कुछ यूं समझिए। 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए टारगेट पर 81 करोड़ वो लोग हैं जो मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। राम मंदिर प्लान के जरिए परंपरागत वोट बैंक को साधा जा रहा है। मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के ब्लूप्रिंट के आधार पर बीजेपी ने 2024 के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इसमें क्लस्टर कंपोजिशन से लेकर बूथ विश्लेषण और सोशल मीडिया टीम से लेकर गठबंधन तक का जिक्र है। इसे ही आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी फिर से बैठक कर रही है। इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी के तहत ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत में शहर शहर घूम रहे हैं। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में थे, उसी दिन केरल चले गए और 17 जनवरी तक रहे। 19 जनवरी को कर्नाटक में थे, जबकि 21 जनवरी को चेन्नई में। दक्षिण भारत में मंदिर मंदिर यूं ही नहीं घूम रहे थे पीएम मोदी। इसके पीछे 132 सीटों की स्ट्रेटजी है। दक्षिण भारत में कमजोर बीजेपी इस बार राम का नाम लेकर जोरदार दस्तक देने की रणनीति पर काम कर रही है। 2009 के चुनाव के बाद से कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं जीती है। राज्यों में भी कांग्रेस सिमटती ही जा रही है। कांग्रेस के पास 3 राज्य हैं, जिसमें तेलंगाना और कर्नाटक दक्षिण में है, जबकि इस पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस वक्त है। हिंदी पट्टी में एक भी राज्य कांग्रेस के पास नहीं। बीजेपी की रणनीति का ही नतीजा है कि बीजेपी हिंदी पट्टी को भी और मजबूत करने में जुटी है। तस्वीर तब की है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी किशनगंज में। 29 को बिहार में खड़े होकर राहुल गांधी जब मणिपुर और जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, उसी वक्त पीएम मोदी देश के भविष्य से सीधे बातें कर रहे थे। पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा के बहाने 2 करोड़ 26 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर रहे थे। मतलब एक साथ नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 करोड़ वोट को साध लिया।
अगले दिन जब राहुल गांधी पूर्णिया में थे तब वो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है कि मोदी जी उसके बारे में। अब जरा समझिए कि राहुल गांधी जाति जनगणना का जिक्र बार बार क्यों करते हैं। असल में वो इसके जरिए ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि देश में ओबीसी समाज की 2000 से ज्यादा जाति है। 543 में से करीब 400 सीटों पर ओबीसी वोट का असर है। 250 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। जिस जाति के इर्द गिर्द राहुल गांधी की स्ट्रेटजी घूम रही है, उस पर 23 जनवरी को ही मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर स्ट्राइक कर दिया। बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। पीएम मोदी खुद हैट्रिक वाली रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका प्रमाण तब मिला जब 25 जनवरी को जयपुर की गलियों में फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ घूमते हुए पीएम मोदी ने एक बड़े वोट बैंक को साथ दिया। 25 जनवरी को ही बुलंदशहर में पीएम मोदी ने रैली भी की। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। 12 से 21 जनवरी के बीच दक्षिण भारत के दौरे पर। 12 जनवरी को महाराष्ट्र को 30,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। 9 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में रोड शो किया। 5 जनवरी को जयपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने में जुट गए। बीजेपी पूरी और पक्की रणनीति के तहत अपने वोट बैंक के विस्तार पर काम कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें दरार चौड़ी होती ही जा रही है। नीतीश कुमार के छिटकने के बाद भी अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने से विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दीदी के इस ऐलान के ठीक छठे दिन भतीजा मैदान में आया और फिर जो कहा उसने इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार को और चौड़ा कर दिया। We have been repeatedly asking them to talk on seat sharing from the month of June. It's been 7 months. Nothing has happened. And in the last meeting in Delhi, our chairperson has clearly given them a deadline to decide by 31st of December. Today we are on the 29th of January. So what do you expect? पश्चिम बंगाल में बनर्जी की नाराजगी के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक से पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो बिहार और बंगाल में हुआ उससे निश्चित तौर पर हमें सीखना चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए सीटों के बारे में फैसला करना चाहिए, ऐसा फैसला जो सबको मान्य हो। मोदी विरोधी गठबंधन में सीटों को लेकर राष्ट्रीय माथापच्ची के बीच सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी में अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें देकर गठबंधन कर लिया है। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही, मगर कांग्रेस को इससे ज्यादा चाहिए। उस यूपी में सीटों को लेकर फैसला अटका हुआ है, जहां मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि इसके बावजूद मोदी विरोधी गठबंधन के नेताओं का दावा है कि सब कुछ ठीक है। ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही औपचारिक तौर से जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसकी घोषणा दोनों ओर से की जाएगी। अब तो एक तरफा घोषणा हुआ है, हमने कुछ नहीं कहा है। जिस गठबंधन के दम पर मोदी को सत्ताहीन करने का दावा किया जा रहा है उसमें शामिल दलों के नेता जांच एजेंसी के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे लालू यादव से 9 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने सवाल जवाब किया। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से निकल गए हैं। सुबह 11:30 बजे से उनसे पूछताछ चल रही थी, कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई, लेकिन अब बाहर निकल गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सुबह से तेजस्वी का इंतजार कर रहे थे। देखिए तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, दिखाने की कोशिश है कि हम अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सवाल उठ रहा था कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
घंटों पूछताछ जरूर हुई है। देखिए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं तेजस्वी, कार्यकर्ता भी बहुत जोश में है। तेजस्वी अपने गाड़ी में बैठ गए हैं। बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान के चश्मो चिराग जब ईडी अफसर के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब बाहर उनकी पार्टी की नेता बैठे हुए थे। बहन मीसा भारती बैठी थी। आरजेडी के नेता जांच एजेंसी के जरिए बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। इनको परेशान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और बुला के इनको मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहा है, लेकिन डिस्टर्ब होने वाले नहीं है। बिहार का लाल है और लालू यादव का सेकंड सेड है। ये तेजस्वी यादव लालू जी शेर का बेटा है, शेर का बेटा है तेजस्वी यादव, इसलिए उनको ईडी डराने और धमकाने की बिल्कुल कोशिश न करे। सच्चाई का जीत हमेशा हुआ है और हमेशा होगी। अभी सरकार गई है, हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए साजिश चला जा रहा है। बिहार में लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी अफसरों के रडार पर। प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस के बीच लापता हुए हेमंत सोरेन अचानक प्रकट हुए, ताबड़तोड़ बैठकें की और फिर कुछ यूं कहा। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? सर थोड़ा पीछे हो गई नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? हेमंत सोरेन की पार्टी के नेताओं का इल्जाम है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की महीन साजिश रची जा रही है। एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत विश्व शर्मा है, न तो अजित पवार है और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन। सियासी इल्जामों के बीच सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं और ये कांग्रेस के सहयोगी दल भी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन विरोध करते करते जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव खत्म होने से लेकर पुतिन और किम जोंग से तुलना कर रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या ये इंडिया गठबंधन का अंतिम दांव है? क्या वोट भ्रम के जरिए वोट बटोरने की कोशिश है?